का बयान है रिपोर्ट में, मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली कोटिंग इट, आई एम पुटिंग दैट वो रिपोर्ट में क्या कहा गया। 16th Finance Commission analyzed the state's share transferred by the center to the states from 2018-19 to 22-23 and concluded that in each of these years the devolution made by the center exactly matches the recommendation of the Finance Commission. So सिर्फ हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिनांस कमीशन ही विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है, ये उदाहरण लेकर के 18-19 to 20-22-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को, कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए। वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। और ये एनेक्स 4A और एनेक्स 4B, सॉरी माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी, कंटिन्यू। Yes, there is less accountability. The CAG also has said that. So the concerns that the state raised is that if you take everything in cess, then what are the states left with? Like even the new schemes, if you keep cutting, then what will the states have? That's the limited point I think the opposition is raising. I don't think there's any allegation about it. It's just to what. There's no suffering to the states even on that score, Madam Honorable Member. I'd like to explain that as well, and I will go into the detail with that as well. Cesses and surcharges, cesses particularly are collected for a particular purpose. Health cess, education cess, road cess, इन सब में जितने भी कलेक्ट होते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है, और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसीलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है
और हर जगह पर जितने भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। सो ये आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट, एंड वो नंबर भी मैं देती हूँ। और रिसीट बजट में, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर्स इस विषय में बहुत रुचि लेते हैं, ये बोलना चाहती हूँ। रिसीट बजट एक डॉक्यूमेंट है, बजट के समय बजट डॉक्यूमेंट के साथ वो भी आता है। उसमें अनेक्स 4A और 4B देख लीजिए, उसमें CAG ऑडिटेड नंबर का बयान उसमें रहता है, आप देख सकते हैं। हम हमारे बजट को रिफॉर्म करने के रास्ते पे चलते एक नया रिसीट बजट में जोड़ा है, 4C। वो 4C भी ही हर साल आता है। उस 4C से आपको और क्लियरली डेटा मिलेगा कि कहाँ जा रहा है पैसा। ये भी फिनांस कमीशन अभी रेकमेंड भी कर रहे हैं कि हर साल आप डेटा निकालो उसका, वो निकाल रहे हैं। और हमारे बजट के डॉक्यूमेंट में रिसीट में वो भी है, सिर्फ मेंबर्स का जानकारी के लिए मैं देना चाहती हूँ। और इसमें से मैं शुरू कर रही हूँ ऑनरेबल मेंबर्स का क्वेश्चंस। ऑनरेबल N.K. प्रेमचंद्रन जी हैड आस्क्ड रिलेटेड टू दिस। आप अभी टारगेट डेट टू GDP में जा रही हो विदाउट अमेंडिंग द FRBM, ये प्रश्न था उनका। मैं उनको कहना चाह रही हूँ, डेट टू GDP रेशियो ये नया टारगेट कुछ नहीं। अलॉन्ग विद फिस्कल डेफिसिट, डेट टू GDP ऑलरेडी इंक्लूडेड है एज अ टारगेट। 2018 अमेंडमेंट ऑफ द FRBM एक्ट में वो बनाया गया है, वो प्रावधान। दिस इज मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 41B ऑफ द FRBM एक्ट। इसके कारण हम ये स्पष्टता से कह सकते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी टू अचीव विकसित भारत is to provide capital investment in the economy. For that purpose, we have allocated effectively 17.15 lakh crore, and this will work as a force multiplier and therefore accelerate our move towards Viksit Bharat, and this will be a very important factor in achieving Viksit Bharat, not by moving this or that. We have not moved, both are available through the FRBM Act. मैडम, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। एल्डरली केयर के लिए, हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा।